तो मैं तो कहता हूँ जो श्रृंगार लिख रहा है उसको हास्य भी लिखना चाहिए, करुण रस भी लिखना चाहिए। किसी दीनहीन की दशा देख कर भी आदमी नहीं लिख सकता, तो वो क्यों समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो पहले उस ज़माने में साहित्यपूर्ण कालिक था, आजकल साहित्य जो है अल्पजीवी हो गया। आज हमने कुछ लिखा, आपने सुना भूल गए। रचना जो है, किसी भी रचना के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। भाव सभी व्यक्तियों के अंदर समान हो सकते हैं। नमस्कार, डूडलिंग वर्ड्स की पॉडकास्ट श्रृंखला रास्ता कहते कहते में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के नामी हस्ती डॉक्टर श्याम मनोहर सरोटिया जी। तो आज हम उनसे आप सभी को रूबरू कराएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। इन दिनों आप क्या सोच रहे हैं? इन दिनों मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरा हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश और पूरा विश्व, ये जो वैश्विक महामारी इस समय देश में चल रही है पूरी दुनिया में, इससे लोग जल्दी से जल्दी मुक्त हों और एक सामान्य जीवन, खुशहाली का फिर से वापस आ सके। मैं इसके बारे में सोचता हूँ। आपका सबसे पसंदीदा काल्पनिक किरदार कौन सा है, एवं किरदार लिखना चाहें तो वह कौन सा होगा? देखिए, काल्पनिक तो नहीं है वैसा किरदार, मेरा यथार्थ का किरदार है, और जिस पर मैं लिखने के लिए अभी मैंने शुरुआत भी की है। महाभारत में एक पात्र आता है कर्ण। कर्ण का जीवन मेरे लिए बड़ा प्रेरणादायक जीवन है। एक बड़े राज परिवार का बड़ा बेटा, पुरुवंश का, लेकिन उनकी माँ कुंती ने उसको त्याग दिया और उसको सामाजिक वह सम्मान नहीं मिल पाया जो उसको मिलना चाहिए था। वो बलशाली था, बुद्धिमान था, धैर्यवान था, और सबसे बड़ा उसके अंदर जो दान की भावना थी, जिसको मालूम था कि मेरा अंत हो जाएगा, लेकिन उसने अपने कवच और कुंडल भी दान कर दिए। तो ऐसे एक महान व्यक्तित्व को वह सम्मान, वह गौरव, वह प्रतिष्ठा महाभारत में नहीं मिल सकी जो अन्य पुरुवंशियों को मिली, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे दुर्योधन भी, हम कहते कुछ भी रहा हो, लेकिन उसका एक सम्मान तो था उस समय। तो मेरे मन में बहुत है काफ़ी दिनों से कि मैं कर्ण पर लिखूं, और उस पर एक महाकाव्य लिखने का कार्यक्रम अभी चल रहा है। मैंने उसकी शुरुआत की है, और हो सका तो भगवान ने चाहा तो एक पूरा महाकाव्य मैं उस पर लिखना चाह रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति या रचना से प्रभावित होकर अनजाने में उससे मिलता जुलता कोई विचार अगर आप लिखते हैं, तो वह रचना आपकी दृष्टि में सराहनीय होगी या आलोचनात्मक? देखिए, रचना जो है, किसी भी रचना के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। भाव सभी व्यक्तियों के अंदर समान हो सकते हैं। आज जैसे गलवान घाटी में जो चल रहा है, पूरे देश के भाव जो हैं वो चीन के विरोध में हैं। सीमा पर लड़ते हुए सैनिकों के, हमारे शहीदों के सम्मान में पूरे देश के भाव जुड़े हुए हैं। तो भाव में समानता होना एक मानव प्राणी की या प्राणियों के अंदर की एक बहुत साम्य बात हो सकती है, लेकिन उन भावों को जब आप कला पक्ष में उतारते हैं तब समानता होना उचित नहीं है, क्योंकि कला पक्ष अकेला शब्द नहीं है, उसमें आपका शब्द का शिल्प है, आपकी भाषा है, आपकी लयात्मकता है, आपकी गेयता है, आपकी संप्रेषणीयता है, लक्षणा है, व्यंजना है, अमिता है, रस है, छंद हैं, अलंकार हैं। ये सारे जो हैं रचना को श्रेष्ठ बनाते हैं, उत्कृष्ट बनाते हैं। तो इनको लोग किस ढंग से लिखते हैं। हमने भी गीत लिखे, नीरज जी ने भी लिखे, बच्चन जी ने भी लिखे। प्रणय के गीत हमने भी खूब लिखे, प्रणय के गीत बच्चन जी ने लिखे, प्रणय के गीत नीरज जी ने लिखे, लेकिन उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नीरज जी जो लिख गए वो हम नहीं लिख सकते शायद, बच्चन जी जो लिख गए वो शायद नीरज जी भी नहीं लिख पाए हों। देश में बहुत लोग हैं, और यदि यह समानता हो जाए तो लोग इतने पॉपुलर ना हो, देश में चले ना। साहित्य जो है एक सतत प्रक्रिया का नाम है, और हर व्यक्ति के अंदर के भाव समान हो सकते हैं, लेकिन शिल्प
उसका अलग अलग हो सकता है और होना भी चाहिए। और यदि हम बिल्कुल ज्यों का त्यों शिल्प भी रख दें तो वह तो फिर एक नकल है, चोरी है, और उसको अपना मन खुद ही स्वीकार नहीं। अपनी मौलिकता तो कहीं ना कहीं अपनी पहचान होना चाहिए। बगैर मौलिकता के आदमी आप कैसे कहोगे डॉक्टर सरोठिया हैं यदि आप में कुछ मौलिकता नहीं दिखेगी। मैं किसी की प्रतिलिपि कापी नहीं होता, फोटो स्टेट कापी नहीं हो सकता मैं। तो ये व्यक्ति के अंदर होना चाहिए यार मौलिकता। उसकी मौलिकता ही तो लोग याद रखते हैं, बाकी तो सब भूल जाते हैं। फिल्मी दुनिया में हज़ारों बड़े बड़े कलाकार हो गए, दिलीप कुमार से लेकर के आज तक के जो चल रहे हैं। दिलीप कुमार का जो काम एक्टिंग थी उसको कोई कॉपी नहीं कर पाया, राजेश खन्ना की एक्टिंग कोई कॉपी नहीं कर पाया, देवानंद की एक्टिंग कोई कॉपी नहीं कर पाया। अमिताभ बच्चन क्यों महानायक हो गए सदी के, क्योंकि उनको कोई कॉपी नहीं कर पाया। एक्टिंग सबने की, सबने वही प्रेम के गाने गाए, सबने वही दुश्मनों के साथ में फाइटिंग की और सब किया और वही हुआ। लेकिन सबका अपना अलग अलग एक अंदाज़ होता है। मुझे गालिब का शेर याद आ रहा है, यूँ तो दुनिया में सुखनबर हैं बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़ बयां। और तो भाई सबके अपने अपने अंदाज़ अलग हैं। उर्दू में भी बहुत से शायर हुए, गालिब हुए, मीर हुए, जफ़र हुए, सबके अलग अलग अंदाज़ हैं लोगों के। जी, एक बात मैंने कहीं सुनी थी, वो इसका प्रमाण है कि लगभग हर दुनिया में हर चीज़ लिखी जा चुकी है, हर चीज़ के बारे में लिखा जा चुका है। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में नया लिखने की सोच रहे हैं तो कोई नया विषय नहीं मिल सकता, लेकिन नया दृष्टिकोण ज़रूर हम सामने रख सकते हैं। लिखने के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दो दृष्टि होती हैं, एक अंतर्दृष्टि और एक बाह्य दृष्टि। आपकी अंतर्दृष्टि जब तक बाह्य दृष्टि से एकाकार नहीं होगी तब तक आप उसको शब्दाकार नहीं कर सकते। और जब वो शब्द आप गढ़ते हैं, वो शिल्प आप गढ़ते हैं, तो यह मन के उन भावों का एक घनीभूत पुंज है जो भीतर उमड़ता घुमड़ता रहता है और बाद में बादलों की तरफ बरस जाता है। तो ये जो उमड़ घुमड़ आपके अंदर होती है वह निजी होती है, और उस निजी को आप जब सार्वजनिक करते हैं तो वो आपकी लेखनी के रूप में सामने आता है। नवोदित रचनाकार साहित्य समाज का दर्पण है कि पंक्ति को कितना सार्थक करते हैं। और आपको यह लगता है कि श्रृंगार की रचनाएं लिखने वाले रचनाकारों को समाज की परिस्थितियों पर भी प्रकाश डालना चाहिए? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और नवोदित क्या, जो वरिष्ठ रचनाकार भी जिनको बरसों हो गए लिखते हुए, यदि वो कुछ ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि जो समाज के काम आ सके तो उनका लेखन बेकार है। क्योंकि आखिर हम भी तो समाज के ही हिस्से हैं, और जब हम समाज के हित में कोई लिखेंगे जो सबका हित करे वही तो साहित्य है। जी। और यदि हम सबका हित नहीं कर सके तो साहित्य की श्रेणी में आना ज़रा मुश्किल है। और जीवन में जो 9 रस हैं साहित्य के वो सब मौजूद हैं। श्रृंगार भी है, करुण रस भी है, शांत रस भी है, वीर रस भी है, तो क्रोध भी है, मतलब हर तरह के रस हैं। और जब आदमी जीवन जीता है तो ना तो केवल वो पूरी उम्र श्रृंगार में निकाल सकता है, ना तो पूरी उम्र क्रोध में निकाल सकता है, ना वो करुण में निकाल सकता है, ना शांत भाव में निकाल सकता है। तो जो समाज में जैसा हो रहा है वो उसमें आना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि श्रृंगार वाला क्या करता है, आपने एक प्रश्न किया है श्रृंगार वाला। आजकल हम देखते हैं कि जितने भी नवोदित रचनाकार हैं उनकी जो विशेष रुचि है वो श्रृंगार में है, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो श्रृंगार में ही लिखें। देखिए, श्रृंगार जो है ना उम्र के उस पड़ाव पर शुरू होता है जहाँ श्रृंगार के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हर मन में जब व्यक्ति किशोर अवस्था से युवावस्था की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं उसके भीतर प्रेम के अंकुर भी जागते हैं, और उस प्रेम की अनुभूति को वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से व्यक्त करता है। और फिर वो प्रेम का जो एक धारा उसके अंदर प्रवाहित होती है, कालांतर में जाके कई लोगों की सूख जाती है, कई लोगों की वो चलती रहती है। तो मैं सोचता हूँ श्रृंगार जो है वो उसको रस राज कहा गया है। साहित्य में जो 9 रस हैं उनका राजा श्रृंगार रस को कहा गया है। इसलिए श्रृंगार रस का ना तो कभी महत्व कम हो सकता है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि जो श्रृंगार रस लिख सकता है वो सारे रसों को लिख सकता है, क्योंकि जिसने राजा को साध लिया वो अन्य रसों को भी साधने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। हम इन दिनों देख रहे हैं कि अभी देश की दुनिया की जो भी स्थिति है,
देखिए सामाजिक अभी के विषमताएं जो है ना रचनाकार हैं, वे अपार अगर हैं। समाज की अभी की समाज में परिस्थिति को अपने विद्रूपता बहुत है, साहित्य में विषमताएं दिखाने की बहुत हैं, कोशिश करते विडंबनाएं हैं, बहुत हैं। तो कई बार ऐसा भी और हम इन सुनने में सबको आता है कि वो लिखने के लिए देखा-सीखी आपके वाली जो पास बात एक आती पैनी है दृष्टि कि होना किसी ने चाहिए। लिखा और एक ट्रेंड चल रहा है तो उस पे लिखना ज़रूरी है, तो उससे आप क्या समझते हैं? संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है। संवेदनाओं के बगैर आप समाज की पीड़ाओं तक नहीं जा सकते, और यदि आप समाज की पीड़ाओं तक नहीं जाते हैं तो आप वह नहीं लिख सकते जो समाज आपसे अपेक्षा करती है। तो समाज की पीड़ा लिखने के लिए, समाज की विडंबना, विषमताएं, विद्रूपताएं लिखने के लिए आपके अंदर एक मानवीय भाव और मानवीय संवेदनाओं का होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक परिपक्वता होना भी आवश्यक है, क्योंकि चिंता एक अलग चीज़ है और चिंतन एक अलग चीज़ है। आप समाज की चिंता वही व्यक्ति कर सकता है जिसका चिंतन समाज से जुड़ा हुआ है। जिसका चिंतन यदि समाज से नहीं जुड़ा है तो चिंता करना भी उसकी फिजूल है, उस चिंता का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो चिंतन भी चिंता के साथ होना आवश्यक है। मैंने इतना श्रृंगार लिखा, लेकिन आप देखिए कि मेरा गीत देखिए कि घातें लिख प्रतिघातें लिख, घातें लिख प्रतिघातें लिख, और राजा ने प्यादे से कब खाई हैं यह मातें लिख। घातें लिख प्रतिघातें लिख, एक बुलबुला पानी का जीवन की औकातें लिख। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने केवल जीवन में श्रृंगार ही श्रृंगार लिखा है। मैंने व्यंग लिखे, और क्या है, मंच की व्यवस्था की बगैर श्रृंगार के कवि हूट हो जाता है। तो मुझे जब मंचों पे जाना पड़ता है तो मैं श्रृंगार की जगह व्यंग और हास्य ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं। तो जो लिखता है उसको सब विधाओं में लिखना चाहिए। हम किसी एक विधा के लिए नहीं पैदा हुए हैं। जीवन में यदि भगवान ने, सरस्वती ने हमें कलम दी है तो हमें उनके सभी रंगों को जीना चाहिए। इंद्रधनुष को आपने देखा होगा, इंद्रधनुष में जो 7 रंग रहते हैं, आप ये नहीं कह सकते कौन रंग सबसे सुंदर है, लेकिन यदि एक रंग निकल जाए तो इंद्रधनुष की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी। इंद्रधनुष इंद्रधनुष नहीं रहेगा। तो मैं तो कहता हूँ जो श्रृंगार लिख रहा है उसको हास्य भी लिखना चाहिए, करुण रस भी लिखना चाहिए। किसी दीनहीन की दशा देख कर यदि आदमी नहीं लिख सकता तो वो क्यों समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यदि शांत रस नहीं, वीर रस, आज हमारे जवान सीमाओं पर खड़े हुए हैं, और यदि हम श्रृंगार ही लिखते रहेंगे तो उनका हौसला अफजाई कौन करेगा, उनको सम्मान कौन देगा, उनके लिए पीछे से एक देश का संबल कौन इकट्ठा करेगा। माखनलाल चतुर्वेदी जब कहते थे कि हे बनमाली मुझे उस पद पर तू देना फेंक जिस पद पर जाते हो शीश चढ़ाने वीर अनेक, तो ये ऐसी सुभद्रा कुमारी चौहान जब लिखती थी, तो ये रचनाएं यदि लोगों ने नहीं लिखी होती तो आज़ादी का ये समर भी अधूरा था, और आज भी ज़रूरत है उसकी। तो हमें, यदि भगवान ने हमें बनाया है कुछ लिखने के काबिल, तो हमें सब कुछ लिखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कहानी, कथाएं, लघु कथाएं, यह भी मैं लिख रहा हूँ। मेरा भी एक लघु कथाओं का भी संग्रह आने वाला है। तो सब लिखो भाई, जीवन में जो कुछ है वो सब लिखो, क्यों नहीं लिखना चाहिए। अभी हमने जैसे कि ट्रेंड की बात की, कई लोग आजकल ट्रेंड को काफ़ी फॉलो करके लिखते हैं कि जब लोगों से प्रभावित होकर लिखते हैं काफ़ी। तो मेरा एक सवाल है कि आदमी को कब नहीं लिखना चाहिए? मेरा ये है कि आदमी को स्वांता सुखाए लिखना चाहिए। और जिस बात से कोई विवाद हो, जिस बात से लोगों को पीड़ा हो और ख़ुद को भी पीड़ा हो, वो नहीं लिखना चाहिए। कोई ऐसी बात जब हम देख रहे हैं कि अभी देश क्या मांग रहा है और हम उसके विपरीत कुछ लिख लेंगे तो नहीं लिखना चाहिए हमें। तो वो, हम चूँकि समाज के अंग हैं तो समाज में क्या इस समय पसंद किया जा रहा है वो बात हमें लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। श्रृंगार छोड़ के हमने भी अभी शहीदों के लिए लंबी कविता लिखी, पूरी जो सीमाओं पर खड़े होने के लिए। उसकी एक पंक्ति मैं आपको सुना रहा हूँ, आप देखिए, आपको अच्छी लगे तो ज़रूर तालियां बजाइए। शहीदों के लिए लिखा, जिसने ऐसा वीर दिया है, धन्य धन्य वह माता है। वो कभी कभी किसी कोख में ऐसा बेटा आता है, जो माता की गोदी में ही रण की भाषा पढ़ लेता, बलिदानों से सीमाओं पर इतिहास न ये जो गढ़ देता। तो ऐसा लिखा मैंने, लिखना चाहिए। और यदि हम नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा फिर, ज़रूरी है इस बात के लिए। बहुत लंबा गीत लिखा है मैंने, कम से कम 7-8 स्टेंजा का गीत लिखा था अपने देश के शहीदों के लिए। क्योंकि यदि शहीद नहीं होते तो हम कहाँ से होते। उनके कारण आज देश खुशहाल है, आज़ादी की हवा में सांस ले रहा है, और हमें उनके प्रति बिल्कुल नतमस्तक होकर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना चाहिए।
साहित्यकारों में नेतृत्व की क्षमता होती है और कुछ साहित्यकारों ने राजनीति में इस बात की पुष्टि भी की है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, अटल बिहारी वाजपेयी और विट्ठल भाई पटेल। लेकिन आज के समय में बात कहें तो क्या ये साहित्य की कमजोरी है कि वह खुद को राजनीति में स्थापित नहीं कर पा रहा है, या राजनीति ने साहित्यकारों को स्वीकार करना बंद कर दिया है? देखिए, जो आप ट्रेंड बदलने की बात कर रहे हैं ना, ये ट्रेंड बहुत पहले से बदलना शुरू हो गया। अकेले इतने ही क्यों, बहुत से साहित्यकार हैं जो राजनीति में रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद जी मिश्र बहुत बड़े रचनाकार थे, उनका कृष्णायन एक बड़ा ग्रंथ है, सागर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे वो हमारे यहाँ। बाल कवि बैरागी बहुत बड़े साहित्यकार थे और मंत्री बने मध्य प्रदेश सरकार के। और बच्चन जी राज्यसभा के सदस्य थे, मैथिली शरण जी गुप्त राज्यसभा के सदस्य थे। तो पहले इनकी प्रतिभाओं को पहचानने वाले लोग थे, उनको आगे बढ़ाने वाले लोग थे। आज प्रतिभा को तो लोग पहचानते हैं पर आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। शिव कुमार जी श्रीवास्तव इतने बड़े साहित्यकार थे, विधायक रहे 2 बार सागर से, तो राजनीति में इन लोगों का दखल रहा। विट्ठल भाई जी पटेल ने हमारे सागर का नाम पूरे देश में स्थापित किया। तो आज भी लोग हैं, पर वो जो आप कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो कुछ तो साहित्यकारों में भी वो स्तर नहीं रह गया, सीधी बात ये है। और कुछ उनको आगे बढ़ाने वाले वो लोग भी नहीं रहे। बच्चन जी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, नेहरू जी ने उनको वहाँ से रिजाइन करवाया और उनको विदेश मंत्रालय में अनुवाद विभाग का प्रभारी बनाया और फिर उसके बाद उनको राज्यसभा में ले गए। तो ये था, लोग प्रतिभा को पहचानते थे, करते थे लोग। इस दृश्य को देखते हुए जैसे आपने जो भी बताया, तो आज के समय में इसमें क्या सुधार लाने की कुछ उम्मीद है? देखिए, राजनीति एक आजकल पूर्णकालिक कार्य हो गया है। पहले राजनीति पूर्णकालिक नहीं था, आजकल राजनीति बिल्कुल पूर्णकालिक है और इसमें राजनीति में काम करने वाले लोग भी पूर्णकालिक हैं। पहले उस ज़माने में साहित्य पूर्णकालिक था, आजकल साहित्य जो है अल्पजीवी हो गया। आज हमने कुछ लिखा, आपने सुना, भूल गए। आप इतने कवि सम्मेलनों में जाते होगे, आप कितनी रचनाएं वहाँ से सुन के लाते हो जो आपको गुदगुदाती रहती हैं, आपके मन मस्तिष्क में गूंजती रहती हैं। तो वो बात अब नहीं है जो पहले थी। हम भी वैसा नहीं लिख रहे हैं, लोग वैसा स्वीकार भी नहीं कर रहे। दोनों तरफ से बातें हैं, अकेला कोई इसमें एक दोषी नहीं है, दोनों बराबर के दोषी हैं। और मैं तो कहता हूँ साहित्यकारों को भी थोड़ा सा अपना ट्रेंड बदलना चाहिए। आपको अपनी किस रचना के प्रति पश्चाताप है कि इस रचना को जिस दिशा में लिखा गया वह वैसा नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, यदि मैं अपने समग्र लेखन पर दृष्टि डालूं, कि मुझे अपनी किसी भी रचना पर कोई पश्चाताप नहीं है। अपनी रचना का प्रथम पाठक, प्रथम श्रोता और प्रथम आलोचक मैं स्वयं होता हूँ। एक एक रचना पर को मैं 10-10 बार पढ़ता हूँ, 10-10 बार उसको सुधारता हूँ, 10-10 बार उसको परिष्कृत करता हूँ, और जब मुझे लगती है कि बिल्कुल ठीक है तब मैं उसको लिखता हूँ। और मैं कभी जब रचना लिखता हूँ तो अपने हिसाब से लिखता हूँ। मैं ये सोच के लिखता हूँ कि यदि कोई पढ़ेगा तो वो कहेगा कि इसमें ये शब्द यहाँ क्यों आया है, ये क्यों नहीं है। तो वो मैं खुद अपनी रचना का सबसे बड़ा आलोचक हूँ, और इसलिए उसके बाद जब मैं लिखता हूँ तो मुझे कहीं भी लेश मात्र अपनी किसी रचना से कोई आज तक पछतावा नहीं हुआ। और माँ सरस्वती ऐसी कृपा करे कि वो पछतावे का समय मुझे कभी ना देखना पड़े। आप अपनी पहली रचना को आज के जीवन में कहाँ रखते हैं? नहीं, पहली रचना तो देखिए ऐसा है कि उस समय मैं बहुत छोटा था, 15-16 वर्ष का, और गुरु गोविंद सिंह जी का एक कोई शताब्दी वर्ष या किसी बड़ा उनका पर्व चल रहा था। तो मैं नवभारत में बैठा था, तो कालिका प्रसाद जी दीक्षित ने कहा कि तुमने कहा कोई रचना हो तो दे दो। तो पहली रचना मैंने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति लिखी थी, जो कि जनवरी 1966 में नवभारत जैसे प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब आज के संदर्भ में उसकी क्या उपयोगिता है। वो तो एक ऐसे महापुरुष के लिए लिखी गई थी, उसकी हर समय उसकी महत्व है, पर उसको महत्व जानने वाले लोग हों। जी। साहित्य के प्रति लोगों की रुचि कैसे बढ़ाएं, या साहित्य को एक उचित विकल्प के तौर पर कैसे स्थापित करें? देखिए, साहित्य का बड़ा जो आप बार बार कह रहे हैं ट्रेंड, पुस्तकें छपवाना महंगा हो गया। प्रकाशक किसी रचनाकार की रचना मतलब पुस्तकें कम छापते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि बिक्री नहीं हो रही है, पाठक नहीं मिल रहे हैं, ई बुक्स आ रही हैं, ऑनलाइन बुक्स आ रही हैं, मोबाइल और व्हाट्सएप ने और इसने फेसबुक ने पूरा साहित्य का ऐसा गड्ढम गड्ढा कर दिया है, वो कहीं सुरक्षित नहीं रह गया है। तो ना पाठक बचे हैं और ना पुस्तकें बची हैं, और पुस्तकों का भविष्य जो है बड़ा अल्पजीवी दिख रहा है मुझे। कम समय में पुस्तकें ख़त्म हो जाती हैं। ये बड़ी ही अजीब बात है कि आज के समय में युवा रचनाकार की गिनती काफ़ी बढ़ रही है, जबकि पाठकों की गिनती उतने ही क्रम में कम होती जा रही है। कि युवा रचनाकार अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि वो उस टाइप की रचना नहीं लिख रहे हैं। वो तो फेसबुक, व्हाट्सएप और मित्रों तक सीमित रचनाएं लिख रहे हैं। जो इससे हट के लिख रहा है उनका स्थान बन रहा है। सोशल मीडिया पर सक्रिय या वायरल लेखकों को अधिक सामाजिक स्वीकार्यता मिलती है। ऐसे में मुख्य धारा के लेखकों को स्वीकार्यता दिलाने हेतु क्या प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा प्रयास तो यही कि उनकी बुक्स आना चाहिए, लाइब्रेरी में जाना चाहिए, समाज में जाना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि पाठकों का बिल्कुल अभाव हो गया, पाठक हैं, पर ये जो अल्पजीवी पाठक हैं इनका अलग वर्ग है, और जो दीर्घजीवी पाठक हैं अलग वर्ग है। यदि लोग हल्का फुल्का कुछ लोग चटनी से काम चला लेते हैं, तो किसी को अच्छा बढ़िया भोजन भी चाहिए। सबकी अलग अलग पसंद है। तो आजकल चटपटा और चटनी वाले जो लोग हैं, उन्हें अच्छा शुद्ध घी का भोजन हजम नहीं हो सकता, उन्हें चखा ही नहीं है, उसको हजम हो तो बहुत दूर की बात है। तो वो जो ने अच्छा, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कामायनी की और रश्मि रथी, पढ़ने से ही ज्ञान बढ़ता है। यदि आप दूसरों को नहीं पढ़ेंगे तो आपको कौन पढ़ेगा? जब हम किसी को पढ़ेंगे तब तो कोई हमको पढ़ेगा। हम चाहते तो हैं कि हमें सब पढ़ें, सब हमारी वाहवाही करें, लेकिन ना हम किसी की वाहवाही करते हैं, ना किसी को हम मुझे एक कवि का एक दोहा याद आ गया। उन्होंने लिखा कि सुकवियन के चित्त को वेधत है दुई कौन, सुकवियन के चित्त को वेधत है दुई कौन, असमझदार सराहब और समझदार को मौन। अच्छे लोगों को कौन बात है जो आजकल चुभ रही है? वो ये बात है कि जो समझ नहीं रहे वो तो वाह वाह कर रहे हैं, वाह 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 वाह, और जो समझदार हैं वो चुप हो जाती। कहीं ऐसा ना हो कि हम इनकी तारीफ़ कर दें और इस साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं। ये दोनों बातें इस दौर से साहित्यकार गुजर रहा है। तो आज हमारे साथ थे शहर के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर श्याम मनोहर सरोठिया जी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक को भी फॉलो करें। धन्यवाद।